शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भाषा तथा भाषा के विभिन्न रूपों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद भाषा के जो विभिन्न रूप है उसको जानेंगे। तो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक सार्थक मौलिक साधन को अपनाना चाहते हैं और वह साधन भाषा है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जो सार्थक मौलिक साधन है, वही भाषा है। स्थूल रूप से अन्य प्राणियों जो जीवन यापन करने भाषा की जरूरत नहीं पड़ सकती, फिर भी वे सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी प्राणी हैं, जो भी स्थूल रूप के प्राणी हैं, वह जीवन यापन करते हैं और उसे भाषा की जरूरत पड़ती है। वे प्राणी किसी न किसी रूप में संकेतों के सहारे भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मगर मनुष्य प्राणी अन्य प्राणियों की तुलना में बुद्धि की वजह से श्रेष्ठ माना जाता है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य जो है वो बुद्धि में श्रेष्ठ माना जाता है। दिन ब दिन विकसित होते मनुष्य प्राणी को अपने भावों को सूक्ष्म और स्पष्ट रूप में व्यक्त करने का साधन भाषा ही है। दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे मनुष्य प्राणी अपने भावों को छोटे से छोटे रूपों में स्पष्ट करने के साधन ही भाषा है। भाषा ही मनुष्य के बीच का सफलता कम करती है। भाषा ही मनुष्य के बीच का सफलता कम करती है, अर्थात मनुष्य को जोड़ने का काम भाषा करती है। उस भाषा के कई रूप भी हैं। भाषा के रूप। मनुष्य समाज में रहते हुए वह एक दूसरे से परस्पर व्यवहार करता है। परस्पर व्यवहार के जितने साधन हैं, उनमें विचारों की अभिव्यक्ति प्रधान साधन है। मनुष्य समाज में रहते हुए एक दूसरे से परस्पर व्यवहार करते हैं और वह परस्पर व्यवहार के जितने साधन हैं, उन सभी के विचार की अभिव्यक्ति प्रधान साधन है। विचार की अभिव्यक्ति के लिए कई माध्यमों का सहारा लेता है। अपने विचारों को कभी वह संकेतों से व्यक्त करता है, कभी रंगों से, कभी झंडियों से, तो कभी विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों से। यहाँ पर कह रहे हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कई माध्यमों का सहारा लेते हैं, जो कि वह अपने विचारों को कभी संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो कभी रंगों के द्वारा, तो कभी झाड़ियों के द्वारा और विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों के द्वारा भी सहारा लेते हैं। अर्थात अपने भाव या विचार व्यक्त करने के कई साधन हैं। मनुष्य अभिव्यक्ति के लिए इसमें से किसी भी साधन का प्रयोग करके अपना काम चला लेते हैं। इन सभी में से मनुष्य किसी भी साधन का प्रयोग करके अपने काम को चला लेते हैं। हम किसी भी वस्तु के विषय में परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं, फिर भी स्फुट शब्द, स्पर्श, करतल ध्वनि, सीटी बजाना, विशिष्ट ध्वनि निकालना, हाथ हिलाना, आंख मारना, चुटकी बजाना, पास फुलाना, दाएं बाएं हटना, जीवा दिखाना, खांसना, उंगली दिखाना आदि ना जाने कितने ऐसे साधन हैं।
उनके द्वारा हमारे विचार विनिमय का कार्य संपन्न हो जाता है। हम हम लोग किसी भी विषय वस्तु को परस्पर विचार विनिमय विनिमय कर सकते हैं, फिर भी स्फुट शब्द, स्पर्श, करतल ध्वनि, सीटी बजाना, विशिष्ट ध्वनि निकालना, हाथ हिलाना, आंख मारना, चुटकी बजाना, पास बुलाना, दाएं बाएं हटना, जीवा दिखाना, खांसना, उंगली दिखाना आदि, इन सभी ये साधन है जो उनके द्वारा हमारे विचार विनिमय के कार्य संपन्न होते हैं। यानी यह सभी भाषा है, केवल साधन अलग है। सब भाषा शब्द में व्यापकता है, भाषा शब्द में व्यापकता है। विचार विनिमय के विभिन्न साधनों को देखते हुए भाषा के व्यापक तथा संकुचित अर्थ को ज्ञात करना हमारा फर्ज बनता है। वास्तव में हम पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा अपनी बात रख सकते हैं, व्यक्त करते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा शब्द में व्यापकता है और विचार विनिमय के विभिन्न साधनों को देखते हुए भाषा के व्यापक और संकुचित अर्थ को ज्ञात करना हमारा फर्ज बन जाता है। वास्तव में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिसके द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला है गंध इंद्रिय, गंध ज्ञान, गंधाग्र। दूसरा है स्वाद इंद्रिय, स्वाद ज्ञान, स्वाद ग्रह। तीसरा स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श ज्ञान, स्पर्श ग्रह। और चौथा है दृश्य इंद्रिय, नेत्र ज्ञान, नेत्र ग्राह्य। और पांचवा है कर्ण इंद्रिय, श्रवण ज्ञान, श्रवण ग्राह्य। ये मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। इन्हें हम व्यापक अर्थ में रख सकते हैं, किंतु इनमें से प्रमुख 3 ऐसे हैं जिनसे विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। इनमें से जो है 3 इंद्रिय मुख्य हैं जो कि हम लोग उनके विचार को व्यक्त कर सकते हैं। पहला स्पर्श ज्ञान। इसमें मनुष्य अपने विचारों भावों को संघर्ष के माध्यम से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए हाथ या पैर को स्पर्श करना। उदाहरण है हाथ या पैर को स्पर्श करना। चोर सामने पुलिस को देखकर अपने साथी मित्र को स्पर्श करता है, उसका हाथ दबाता है और खतरे का संदेश देता है। इसे स्पर्शग्राही भी कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि चोर सामने पुलिस को देख करके साथी मित्र को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं और उसका हाथ दबा रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। इसे इसको स्पर्श ग्राह्य कहते हैं। दूसरा है नेत्र ज्ञान। इसमें संकेतों के द्वारा एक मनुष्य दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देता है। नेत्र आंखें इन संकेतों को ग्रहण करती है, बातें नेत्रों से ज्ञात होती है। इसी कारण इसे नेत्र ज्ञान या नेत्र ग्राह्य भी कहते हैं। नेत्र ग्राह्य जो है, इनमें संकेतों के द्वारा मनुष्य अपनी बात को पहुंचाता है, अपनी बात को पहुंचा देता है। और नेत्रों से और आंखों से संकेतों को ग्रहण करते हैं।
और नेत्रों से और बातें जो नेत्रों से ज्ञात होता है, इसी कारण से इसे नेत्र ग्रह या नेत्र ज्ञान या नेत्र ग्रह भी कहा जाता है। चौराहे पर ही हरी लाल बत्ती जलना और हरी बत्ती का संकेत जाना या गमन करना है। इन सभी का संकेत है चौराहे पर हरी बत्ती का जलना, लाल बत्ती का जलना और हरी बत्ती का संकेत जाना या गमन करना है, या लाल बत्ती के जलने का संकेत है ठहरना। लाल बत्ती के जलने का संकेत है ठहरना। तीसरा है श्रवण ज्ञान या श्रवण ग्रह। इसमें मुख से, हाथ से या किसी वस्तु से विभिन्न ध्वनियां निकालकर विचारों या भावों को प्रकट किया जा सकता है। श्रवण ज्ञान या श्रवण ग्रह इसमें मुख से, हाथ से या किसी वस्तु से विभिन्न प्रकार के ध्वनियों निकालकर विचारों या भावों को प्रकट किया जाता है। इसमें श्रवण ग्रह के अंदर समस्त ध्वनियां आ जाती है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। ध्वनि संदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात पहुंचाई जाती है। श्रवण ग्रह के अंदर समस्त ध्वनियां छिपी होती है, समस्त ध्वनियां आ जाती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ध्वनि संकेतों के द्वारा ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। संकुचित या सीमित अर्थ में ध्वनि चिन्हों की भाषा अर्थात विचार विनिमय के लिए उच्चारण अवयवों से मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि चिन्हों की भाषा को प्राथमिकता दी है। संकुचित या सीमित अर्थ में कहें तो ध्वनियों की भाषा अर्थात विचार विनिमय के लिए उच्चारण के जो अवयव हैं वह सार्थक चिन्हों की भाषा को प्राथमिकता दिया है। सार्थक शब्दों को इसके अंतर्गत रखा जाता है जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसमें अति व्याप्ति नहीं होती। सार्थक जो शब्द हैं वह इनके अंतर्गत रखा जाता है और जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं वह इसमें अति व्याप्ति नहीं होती है। अभिप्राय व्यक्त करने आँख, सिर, हाथ आदि का संचालन एक प्रकार की भाषा है, किंतु इससे अर्थपूर्ण नहीं होता। अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, सिर, हाथ आदि का संचालन एक प्रकार का भाषा है और इसे अर्थपूर्ण नहीं होता है। अर्थात केवल इंगित या ध्वनियों की सहायता से भाषा पूर्ण नहीं होती। ध्वनि चिन्हों की सहायता के लिए इंगित की जरूरत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल इंगित या ध्वनियों की सहायता से भाषा पूर्ण नहीं हो जाता है, उसके लिए ध्वनि चिन्हों की सहायता की आवश्यकता होती है। ध्वनि चिन्हों के अलावा विचार विनिमय का अन्य चिन्ह भी हैं। मनुष्य अपने विचारों को दो रूपों में प्रकट करता है, मौखिक और लिखित। ध्वनि चिन्हों के अलावा विचार विनिमय के अन्य चिन्ह की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने विचार को दो रूपों में प्रकट करते हैं, दो रूपों में व्यक्त करते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। इनमें से मौखिक रूप अधिक चलता है, लेकिन मौखिक की तुलना में
ध्वनि संकेत की भाषा अर्थपूर्ण होती है, फिर भी इतना सच है कि भाव प्रकट करने के सभी साधनों का प्रयोग मनुष्य आज भी करते हैं। इनमें से मौखिक भाषा का प्रचलन बहुत ज्यादा है, लेकिन मौखिक की तुलना में ध्वनि संकेत की भाषा अर्थपूर्ण होते हैं। फिर भी इतना सच है कि भाव प्रकट करने के लिए मनुष्य इसका प्रयोग आज भी कर रहे हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। भाषा जो शब्द हैं वह शब्द संस्कृत के भाष धातु से बने हैं, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अतः एक प्रकार से इस धातु के अर्थ में ही भाषा का लक्षण विद्यमान है। अतः इसे एक प्रकार से कहा जाए तो इसके अंतर्गत धातु के अर्थ में ही भाषा का लक्षण छुपा हुआ है, भाषा के लक्षण विद्यमान है। अर्थात जिससे कुछ बोला या कहा जाए वह भाषा है, जिसमें पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक कुछ न कुछ वाणी प्रकट करने की बात है। विचारों को व्यक्त करने के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे कुछ बोला या कहा जाता है वह भाषा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य पशु पक्षियों से लेकर के पशु पक्षियों आदि कुछ न कुछ वाणी प्रकट करते हैं। और विचार को व्यक्त करने के साथ साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाषेतर, दूसरा है भाषा। जितने प्रकार के संकेत हैं उन्हें हम भाषेतर अभिव्यक्ति के अंतर्गत रख सकते हैं, इन्हें भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। परस्पर व्यवहार के लिए इन संकेता का अधिक उपयोग नहीं होता, बहुत सीमित मात्रा में इसका उपयोग होता है। जितने भी प्रकार के संकेत है वह भाषेतर के द्वारा अभिव्यक्ति के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। और परस्पर व्यवहार के लिए इन संकेतों का अधिकतर उपयोग नहीं होता है या नहीं करते हैं, बहुत सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग होता है। व्यापक स्तर पर परस्पर व्यवहार के लिए जिन साधन का उपयोग समाज करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यापक स्तर पर व्यवहार के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं, समाज में जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा से तात्पर्य मानव मस्तिष्क की उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत वक्ता अपने कतिपय ध्वनि यंत्रों द्वारा नाना प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है। यहाँ भाषा का तात्पर्य है मानव मस्तिष्क की उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत वक्ता अपने बातों को ध्वनि यंत्रों द्वारा अलग अलग प्रकार से ध्वनि उच्चारण करके अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। अर्थात भाषा में प्रयुक्त ध्वनि मनुष्य की वागेंद्रियों
से ही निःसृत होती है। वागेंद्रियों वागेंद्रियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि सार्थक होती है, यादृच्छिक होती है। भाषा एक सीमित समुदाय की होती है। इसी कारण दूसरे समुदाय में दूसरी भाषा का प्रयोग होता है। हर भाषा में एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था ध्वनि, शब्द और वाक्य तीन स्तरों पर होता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा जो है एक सीमित समुदाय का होता है, इसलिए इस कारण से दूसरे समुदाय में दूसरी भाषा का प्रयोग होते हैं और हर भाषा में एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था ध्वनि, शब्द और वाक्य तीनों स्तर पर होते हैं। इससे स्पष्ट होता है भाषा के लिए इसके ध्वनि समूहों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा के लिए ध्वनि समूहों की एक व्यवस्था होती है। संस्कृत की भाष धातु के बने भाषा शब्द के जो अर्थ प्राप्त होते हैं उसके आधार पर ही भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। संस्कृत के जो भाष धातु हैं उससे जो भाषा शब्द का अर्थ प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ही भाषा वैज्ञानिक ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। भाषा विज्ञान में उसी भाषा को स्वीकार किया जा सकता है जो वक्ता के वक्तव्य को पूर्णता और स्पष्टता से संप्रेषित कर सके। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान में उसी भाषा को स्वीकार किया जाता है, उसी भाषा को स्वीकार करते हैं जो वक्ता के द्वारा वक्तव्य के द्वारा पूर्णता और स्पष्टता के साथ संप्रेषित होता है। भाषा के स्वरूप को देखकर देश विदेश के अनेक विद्वानों ने श्रवणग्राह्य प्रतीक को महत्व दिया है और भाषा को परिभाषाबद्ध किया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा के स्वरूप को देख करके देश विदेश के विद्वानों ने श्रवणग्राह्य के प्रतीक को महत्व दिए हैं और भाषा को परिभाषाबद्ध किए हैं। कुछ मत निम्न शब्दों में दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको भाषा तथा भाषा के विभिन्न रूपों के विषय में बताया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।